रूफ ते बसंत लोक कहानी। एक सी राजा ते एक सी रानी, बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत। रानी के दो बेटे थे, बड़े का नाम रूफ और छोटे का नाम बसंत था। राजा और रानी अपनी दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक दफ़ा का जिक्र है, बादशाह के महल में चंद दिनों से एक चिड़िया और चिड़ा घोंसला बनाने में मसरूफ़ थे। चंद ही दिनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से घास का एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने रहने के लिए घोंसला तैयार कर लिया। बादशाह की रानी ये सब कुछ कई दिनों से देख रही थी कि किस मेहनत से चिड़िया और चिड़े ने मिलकर घोंसला तैयार किया है। फिर चिड़िया ने उस घोंसले में अंडे दिए। फिर एक दिन उन अंडों से नन्हे मुन्ने बच्चे निकल आए और उन्होंने भूख के मारे चूं चूं करके शोर मचाना शुरू कर दिया। उन बच्चों की खुराक का इंतज़ाम चिड़ा और चिड़िया दोनों मिलकर करते थे। रानी रोज़ाना ही ये मंजर देखती रहती थी। इत्तेफाक से एक रोज़ चिड़िया मर गई। चिड़ा बच्चों की देखभाल के लिए एक नई चिड़िया को ब्याह कर अपने घोंसले में ले आया। सौतेली माँ को ये बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन चिड़िया ने मौका पाकर उन बच्चों को मूंजी खिला दी, जो उनके हलक में फंस गए और वो मर गए। उसने बच्चों की मौत की खबर को चिड़े से छुपा लिया। महल की रानी शुरू से देख रही थी कि किस तरह नई चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। रानी बहुत गमगीन हुई। उसको ख्याल आया, खुदा ना करे अगर वह मर गई तो बादशाह ज़रूर दूसरी शादी कर लेगा और नई चिड़िया की तरह वो औरत भी मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही सलूक करेगी। रानी को चिड़िया के बच्चों के मर जाने का बहुत दुख हुआ। रानी एक रोज़ खनपट्टी लेकर लेट गई। जब बादशाह अदालत से वापस आया तो उसने रानी से इस तरह लेटने की वजह पूछी। रानी ने कहा, पूछ न पूछ। बादशाह सलामत ने कहा, मैं ना पूछूंगा तो कौन पूछेगा। रानी ने कहा, बादशाह सलामत, पहले तुम मुझसे वादा करो, जो मैं तुमसे कहूँगी मानोगे। बादशाह सलामत ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जो तुम कहोगी मानूंगा। रानी ने बादशाह सलामत से कहा, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी ना करना। बादशाह ने कहा, रानी आज तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर रानी ने बादशाह को सौतेली माँ के हाथों चिड़िया के बच्चों के मर जाने वाली बात बताई, जिसे बादशाह सुनकर भी जिसे बादशाह सुनकर
जिसको जिसे सुनकर बादशाह को भी दुख हुआ। बादशाह ने रानी को हर तरह हौसला दिया कि ऐसी छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं हुआ करते, लेकिन रानी किसी तरह ना मानी। आखिर बादशाह ने रानी से वादा कर लिया कि तुम्हारी मौत के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। करना खुदा का यूं हुआ कि कुछ अर्सा के बाद रानी का इंतकाल हो गया। शुरू में तो बादशाह को रानी की मौत का बहुत गम था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो ये गम भूल गया और कुछ अरसा बाद खुशामदी और चापलूसी वज़ीरों और दरबारियों ने बादशाह को घेर लिया और कहा, बादशाह सलामत, आप कब तक यूं तन्हा ज़िंदगी गुजारेंगे? आप शादी कर लें। पहल तो बादशाह ने शादी से इनकार किया, मगर जब वज़ीरों ने उसे बहुत मजबूर किया तो बादशाह ने शादी कर ली। नई रानी को जब पता चला कि बादशाह के 2 बेटे हैं तो उसके दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा हो गई। वो उन्हें माल से बाहर निकालने की तदबीरें सोचने लगी। एक दिन बादशाह की नई रानी खनपट्टी लेकर लेट गई। बादशाह अदालत से वापस आया तो उसने रानी से उदास होने की वजह पूछी। रानी ने कहा, मुझे रूफ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या तुम मुझे तलाक दे दो या रूफ को देसन काला दे दो। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर रानी से कहा, तुम उदास मत हो, मैं आज ही रूफ को देसन काला दे देता हूँ। बादशाह ने एक तख्ती पर ये तहरीर लिखवा कर महल के बाहर लटका दी, रूफ को बादशाह की तरफ से देसन काला है। अब रूफ को महल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो हमारा महल छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। जब रूफ और बसंत मदरसे से पढ़कर वापस अपने महल की तरफ आए तो उन्होंने महल के बाहर दरवाजे पर एक तख्ती लटकी हुई देखी। तहरीर पढ़कर रूफ ने रोना शुरू कर दिया। पहल माँ ने साथ छोड़ दिया। अब मेरे वालिद ने भी महल में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? रूफ ने बसंत से कहा, भाई तुम महल के अंदर जाओ, मुझे तो देसन काला मिल गया है। छोटे भाई बसंत ने कहा, भाईजान, आज अब्बा जान ने तुमको देसन काला दे दिया है, कल को न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आ जाए और वो मुझे भी देसन काला दे दे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो दोनों भाई महल छोड़कर चले गए। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। अब वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी लग रही थी। उन्होंने जंगल के फल खाकर अपना पेट भर लिया। शाम हो रही थी। छोटे भाई बसंत को नींद आ रही थी। रूफ ने बसंत से कहा, भाई तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं पहरा देता हूँ। बसंत सो गया और रूफ ने पहरा देना शुरू कर दिया।
रूफ के पास अपने तमाम हथियार मौजूद थे जिनको वो शिकार खेलते वक़्त अपने पास रखा करता था। 14वीं रात का चांद चमक रहा था। आसमान तारों से भरा हुआ था। जंगल के तमाम दरख्त, परिंदे, जानवर नज़र आ रहे थे। जब आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, रऊफ और बसंत जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उसके सामने एक पीपल पर एक तोता और एक तोती उड़ते उड़ते आकर बैठ गए। तोती ने कहा, अगर कोई सुन रहा हो तो गौर से सुने। जो कोई भी मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो सुबह होते ही बादशाह बन जाएगा और उसको कोई भी मुश्किल पेश ना आएगी। फिर तोते ने कहा, अगर कोई सुन रहा हो तो मेरी बात गौर से सुने। जो कोई मेरा गोश्त भून कर खाएगा वो काफ़ी मुश्किलात और मुसीबतों के बाद बादशाह बन जाएगा। रूफ उन दोनों परिंदों की बातें सुन रहा था। रूफ ने जल्दी से अपनी कमान में तीर चढ़ाया और उन दोनों परिंदों का निशाना इस अंदाज से लिया कि एक तीर से दोनों परिंदे ही मर गए। रूफ ने जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाई और उन दोनों परिंदों के गोश्त को भून लिया। तोते का गोश्त खुद खा लिया और तोती का गोश्त भूनकर अपने छोटे भाई बसंत के लिए रख लिया। कुछ देर के बाद रूफ को नींद ने बहुत सताया तो उसने अपने भाई बसंत को जगाया। उसको तोती का बुना हुआ गोश्त खाने को दिया। बसंत ने खा लिया। फिर रूफ सो गया। छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि रूफ ने कितनी मेहनत से उसके लिए परिंदे का गोश्त भून कर रखा है और मुझे भी चाहिए कि मैं उसके लिए कोई अच्छा सा शिकार करके ले आऊं। उसने अपने भाई रूफ को उधर ही सोते हुए छोड़ा और खुद उसके लिए शिकार की तलाश में चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। इधर रूफ अकेला सो रहा था। उसे अकेला देखकर एक बहुत बड़ा सांप आम के दरख्त से नीचे उतर आया। उसने रूफ के मुंह से अपने मुंह को लगा लिया और रूफ का सांस पी लिया। रूफ मर गया और सांप वहां से चला गया। शिकार की तलाश में बसंत खूब जंगल में इधर उधर घूमा लेकिन नाकाम रहा। वो वापस अपने भाई रूफ के पास आ गया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। जंगल में हर तरफ परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बसंत ने अपने भाई रूफ को जगाने की कोशिश की लेकिन रूफ ना जागा। वो तो मर चुका था। छोटे भाई ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया, अब मुझे अपने भाई के कफन दफन का इंतज़ाम करना चाहिए। बसंत कफन दफन के लिए कपड़ा वगैरह लेने के लिए चल पड़ा। चलते चलते वो एक नए मुल्क में पहुंच गया। उस मुल्क के बादशाह का इंतकाल हो चुका था। बादशाह का कोई बेटा ना था।
इसलिए मरते वक्त बादशाह ने वसीयत की थी कि मेरी मौत के बाद एक बाज हवा में उड़ाना। वो बाज जिस शख्स के सर पर बैठ जाए तुम उसको बादशाह बना लेना और ये मेरा ताज उसके सर पर रख देना। कन्ना खुदा का क्या हुआ? बादशाह उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया। कन्ना खुदा का क्या हुआ कि बाज उड़ता हुआ बसंत की तरफ आया और आकर उसके सर पर बैठ गया। बाज के पीछे पीछे वजीर, काजी और तमाम राया आ रही थी। उन्होंने जो बाज को बसंत के सर पर बैठा हुआ देखा तो उसकी बड़ी इज्जत और तकरीम शुरू कर दी और उसके सर पर ताज रख दिया। वजीर, काजी और राया हाथ बांध कर खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज की, आलीजा, आज से आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे आका हैं, अब हम आपका हर हुक्म मानेंगे। बसंत को जो अचानक बादशाहत मिली तो वो अपने भाई रूफ को भूल गया। दूसरी तरफ जिस दरख्त के नीचे रूफ मरा पड़ा था वहां से एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। जोगन ने जब देखा कि एक नहायत ही खूबसूरत नौजवान सोया हुआ है, उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की तो मालूम हुआ मरा हुआ है। जोगन ने कहा, इतना खूबसूरत नौजवान कैसे मर गया? फिर जोगी ने अपनी बीवी को बताया, ये नौजवान मरा नहीं है बल्कि इसका सांस किसी सांप ने पी लिया है। जोगन ने कहा, तो फिर आप इस नौजवान को जिंदा करने के लिए कुछ करें। जोगन को उस नौजवान पर तरस आ गया और जोगन ने अपने खामद से बहुत असरार और जिद की। तब जोगी ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जिसके असर से सांप अपने बिल से निकल कर वहां आ गया। सांप ने जोगी से कहा, मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जोगी ने सांप से कहा, अगर तुम खैरियत चाहते हो तो इस लड़के का सांस जो तुमने पिया है इसको वापस कर दो। सांप ने रऊफ के मुंह से मुंह लगाया और उसका सांस वापस कर दिया। रऊफ जिंदा हो गया। सांप वापस लौट गया। रऊफ ने कहा, मुझे क्या हुआ था? जोगी और जोगन ने रऊफ को बताया कि तुम्हारा सांस एक सांप पी गया था, अब तुम ठीक हो गए हो। रऊफ ने दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके साथ चलने लगा। उन्होंने बताया कि हम जोगी हैं, हमारा किसी एक जगह ठिकाना नहीं होता, हम हर वक्त सांपों की तलाश में रहते हैं, इसलिए हम कभी यहाँ तो कभी किसी और जगह सांपों की तलाश में चले जाते हैं। ये काम बहुत ख़तरनाक और मुश्किल है, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन जब कभी तुमको कोई मुश्किल पेश आए तो हमें याद कर लेना, हम ज़रूर तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। फिर जोगन ने रूफ को प्यार दिया। रूफ को अपने भाई बसंत का ख्याल आया। उसने बसंत को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते वो अपने भाई बसंत की बादशाहत में पहुंच गया। शहर के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें थीं
शहर में दाखिल होने के कई दरवाजे थे जो शाम होते ही बंद कर दिए जाते। उन दरवाज़ों पर चौकीदार पहरा दिया करते थे। शाम हो चुकी थी। रऊफ ने चौकीदार की बहुत मिन्नत की। वो उसको शहर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे दे, मगर चौकीदार पर कोई असर ना हुआ। चौकीदार ने रऊफ से कहा, अब दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब तुम्हें रात शहर से बाहर ही गुजारना पड़ेगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि ये बादशाह का हुक्म है। शाम होते ही शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और किसी भी इंसान को अंदर दाखिल होने के लिए दोबारा दरवाज़ा खोले जाएं। बात दरअसल ये थी कि उस शहर पर हर रात एक शेर हमला किया करता था। वो शहर में घुसकर मर्दों, औरतों और बच्चों को मार कर खा जाता था। गरज उस शेर ने कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए चौकीदार बादशाह के हुक्म और शेर के डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। चौकीदार ने दरवाज़ा ना खोला तो रऊफ दरवाजे के करीब ही लेट गया। ज़रा सी देर में शेर नमूदार हो गया। रऊफ बहुत बहादुर, होशियार और हौसलामंद इंसान था। रऊफ के पास उस वक़्त तलवार और दूसरे हथियार मौजूद थे। रऊफ ने शेर का डटकर मुकाबला किया और शेर को मार डाला। चौकीदार शेर और रऊफ की ये खौफनाक लड़ाई देख रहा था। जब शेर मर गया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोलकर रऊफ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और शेर को मारने का सेहरा अपने सर बांध लिया। बादशाह ने खुश होकर चौकीदार को वज़ीर बना लिया। एक दिन एक सौदागर एक बहरी जहाज़ जो सामान तजारत से भरा हुआ था लेकर बादशाह के मुल्क में दाखिल हुआ। बादशाह ने अपना तमाम सामान वहाँ फ़रोख्त कर दिया और उस मुल्क से नया सामान ख़रीद कर अपने जहाज़ में रख लिया। सौदागर ने जब दोबारा सफ़र का इरादा किया तो उसका बहरी जहाज़ अपनी जगह से ना हटा। सौदागर ने बहुत कोशिश की। एक बहुत ही बूढ़े और सियाने बाबा जी ने बताया कि जब एक आदमी का खून बहरी जहाज़ को लगाकर समुद्र में नहीं बहाया जाएगा, जहाज़ हरकत नहीं करेगा। सौदागर ने बादशाह के दरबार में हाजिर होकर दरख्वास्त की कि मुझे एक आदमी चाहिए जिसको कत्ल करके उसका खून समुद्र में बहाऊं। उस आदमी के सर के बदले मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, मैं किसी के साथ जुल्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई खुद दौलत के बदले अपना सर देना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। सौदागर ने बादशाह के हुक्म पर मनादी करा दी, मगर कोई शख्स भी दौलत के लालच में अपनी जान देने को तैयार नहीं हुआ। चौकीदार ने, जो कि अब वज़ीर बन चुका था, उस मौके से फ़ायदा उठाकर रऊफ की ज़िंदगी ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर रऊफ ज़िंदा रहा
तो मैं किसी भी वक्त मुसीबत में फंस सकता हूँ। इसलिए क्यों ना रऊफ को सौदागर के हवाले कर दिया जाए। उसने रऊफ को सौदागर के हवाले कर दिया। सौदागर ने चौकीदार को बहुत ज़्यादा इनाम व इकराम दिया। सौदागर छुरी तेज करने लगा। रऊफ ने सौदागर से पूछा कि यह छुरी क्यों तेज कर रहे हो। सौदागर ने जवाब दिया, तुम्हें ज़िबा करने के लिए छुरी तेज कर रहा हूँ ताकि मेरा बहरी जहाज़ चल पड़े। मुझे किसी सियाने ने बताया है, जब तक मैं एक आदमी का खून बहरी जहाज़ को लगाकर समुद्र में ना बहाऊंगा, मेरा बहरी जहाज़ नहीं चलेगा। अगर तुम किसी और तरीके से बहरी जहाज़ चला दो तो मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूँगा। रऊफ ने सौदागर से कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारा बहरी जहाज़ चला देता हूँ। रऊफ अक्लमंद तो था ही। उसने एक सुई ली, सुई अपनी उंगली में मारी, उंगली से खून निकलना शुरू हो गया। रऊफ ने खून के चंद कतरे बहरी जहाज़ को लगा दिए और चंद कतरे समुद्र में गिरा दिए। बहरी जहाज़ फौरन चल पड़ा। सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने रऊफ को कत्ल ना किया बल्कि अपना बेटा बना लिया। जहाज़ जब दूसरे मुल्क के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ तो सौदागर और रऊफ ने मिलकर तजारती सामान फरोख्त किया। एक रोज़ उस मुल्क के बादशाह की लड़की और उसकी सहेलियां कपड़ा ख़रीदने के लिए सौदागर के पास आईं। जब शहज़ादी की नज़र रऊफ पर पड़ी तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गई, क्योंकि रऊफ हुस्न का मुजस्समा था। शहज़ादी ने रऊफ से कहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रऊफ ने भी हाँ कर दी। शहज़ादी ने जाकर अपने बाप बादशाह को सौदागर बच्चे के बारे में बताया। वो बहुत खूबसूरत है और वो उससे शादी करना चाहती है। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सौदागर और उसके बेटे को महल में पेश किया जाए। अगले ही रोज़ सौदागर रऊफ को लेकर बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। बादशाह को भी रऊफ बहुत पसंद आया। यूं रऊफ की शादी शहज़ादी से हो गई। सौदागर का काम तजारती सामान भी फरोख्त हो चुका था। अब सौदागर ने वहाँ से वापस बसंत के मुल्क का रुख करने का फ़ैसला किया। सौदागर और रऊफ ने वापस अपने मुल्क जाने के लिए बादशाह से इजाज़त मांगी। शहज़ादी को इस सफ़र पर जाने के लिए शहज़ादी भी इस सफ़र पर जाने के लिए रज़ामंद हो गई। बादशाह ने सौदागर को बहुत कीमती तोहफे दिए, जिससे सौदागर का बहरी जहाज़ भर गया और वो बहुत अमीर हो गया। मगर लालच ने सौदागर को अंधा कर दिया। उसकी नीयत बदल गई। उसने रऊफ से लगातार 2 दिन तक बहरी जहाज़ चलवाया। तीसरे दिन बहरी जहाज़ सौदागर ने खुद चलाना शुरू कर दिया। रऊफ बहरी जहाज़ चला कर थक चुका था। उसकी वजह से बिस्तर पर लेटते ही वो
ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटने लगा। सुदागर ने मौका गनीमत जानकर रऊफ को समुंदर में फेंक दिया, मगर अल्लाह ताला की कुदरत ये हुई कि समुंदर के पानी में जाते ही रऊफ को लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता मिल गया। रऊफ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जिसके सहारे वो बहता कई दिन बाद साल समुंदर से जा लगा। रऊफ कई रोज का भूखा प्यासा था, इसलिए बेहोश हो गया। समुंदर के किनारे एक धोबी और धोबन कपड़े धोने में मसरूफ़ थे। जब उन्होंने रऊफ को समुंदर के किनारे बेहोश पाया तो वो उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आए। कुछ देर के बाद रऊफ होश में आया। धोबी और धोबन ने उसे गरम गरम दूध पिलाया, ताज़ा फल खिलाए तो रऊफ बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी के कोई औलाद ना थी, इसलिए उन्होंने रऊफ को अपना बेटा बना लिया और उसे अपने घर में रख लिया। इधर जब सुदागर को मुकम्मल यकीन हो गया कि रऊफ समुंदर में डूब चुका है, तो उसने बहरी जहाज़ के अंदर जाकर शहज़ादी को उसके बारे में बताया। शहज़ादी ने रोना शुरू कर दिया। सुदागर ने कहा, जो होना था वो तो हो चुका, अब आंसुओं के हार परोने से क्या फ़ायदा, तुम मुझसे शादी कर लो। शहज़ादी ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम मेरे शौहर के कातिल हो, ज़रूर तुमने ही उसे समुंदर में गिराया होगा। मैं अपने शहज़ादे के कातिल से कैसे शादी कर सकती हूँ? भला ये कैसे मुमकिन है कोई भी बहू अपने ससुर से शादी करे? सुदागर ने कहा, वो मेरा मुंह बोला बेटा था, मेरा हकीकी बेटा नहीं था। इस तरह मैं तुम्हारा ससुर भी नहीं हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। सुदागर ने शहज़ादी को शादी के लिए रजामंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहज़ादी की ज़बान पर इनकार के सिवा कुछ न था। शहज़ादी अपने शहज़ादे को सफ़र के दौरान में याद कर के रोती रही। उधर जब रऊफ को पता चला कि एक बहरी जहाज़ आज ही लंगर अंदाज हुआ है, तो उसने धोबन को उस बहरी जहाज़ के मालिक सुदागर के पास भेजा, ताकि कपड़े धोने के बहाने वो उस सुदागर के यहाँ कुछ देर रहे। इस तरह उसे शहज़ादी के बारे में पता चल सके। धोबन सुदागर के बहरी जहाज़ में चली गई और धोने के लिए उनसे कपड़े मांगे। सुदागर ने धोबन को अपने पुराने कपड़े दे दिए। फिर सुदागर धोबन को शहज़ादी के पास ले गया ताकि शहज़ादी की तबीयत भी बहल जाए, और शहज़ादी से कहा, नए कपड़े पहने और पुराने कपड़े उतार कर धोबन को दे दे। सुदागर खुद बहरी जहाज़ के उस कमरे से बाहर चला गया। धोबन ने तन्हाई में शहज़ादी को बताया कि तुम परेशान मत हो, मुझे मालूम है तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारा शौहर शहज़ादा मेरे घर में मौजूद है, वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त है, उसका नाम रऊफ है। शहज़ादी ने जब रऊफ का नाम सुना तो वो बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। धोबन ने कहा, रऊफ ने
ही मुझे इस बहरी जहाज़ में तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। दोबन ने शहज़ादी को एक तरकीब भी बताई कि आज जब सौदागर तुमसे शादी करने के लिए कहे तो तुम उससे कह देना कि मैं तुमसे एक शर्त पर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे रूफ और बसंत की कहानी सुनाओगे। शहज़ादी दोबन की इन बातों से बेहद खुश हुई और फिर दोबन ने कहा, बेटी अब मैं वापस अपने घर चलती हूँ। शहज़ादी ने कहा, अम्मा जी मैं ज़रूर आपके मशवरे पर अमल करूँगी। दोबन ने शहज़ादी के पुराने कपड़े उठाए और वापस अपने घर आकर रूफ को सब कुछ बता दिया कि किस तरह सौदागर शहज़ादी को हर रोज़ शादी पर मजबूर करता है। अगले रोज़ जब सौदागर ने फिर शहज़ादी से शादी करने के लिए कहा तो शहज़ादी बोली, मैं सब कुछ भूल कर तुमसे शादी कर लूँगी, मगर मेरी एक शर्त है। सौदागर ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। सौदागर खुश हो गया कि इस औरत से मिलने के बाद शहज़ादी की तबीयत में तब्दीली तो आई। सौदागर ने कहा, अब तुम अपनी शर्त बताओ, मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। शहज़ादी ने कहा, मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे रूफ और बसंत की कहानी सुनाओ। सौदागर ने शहज़ादी से कहा, ये कहानी मुझे तो नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से सुनकर ज़रूर सुनाऊंगा। शहज़ादी ने कहा, ये कहानी तुम खुद सुनाओ या कोई और आदमी सुना दे, मुझे तो बस यही कहानी सुननी है। फिर सौदागर उस कहानी की तलाश में कई बूढ़े बूढ़े लोगों से मिला, लेकिन ये कहानी किसी भी बूढ़े को नहीं आती थी। एक रोज़ सौदागर बादशाह से मिलने गया और बातों ही बातों में ये जिक्र कर दिया कि मेरी बीवी रूफ और बसंत की कहानी सुनना चाहती है, जिसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद हूँ। वो बहुत उदास रहती है और मुझे हर रोज़ कहती है, मुझे रूफ और बसंत की कहानी सुनना है। जब बादशाह ने कहानी का नाम रूफ और बसंत सुना तो उसको अपना भाई रूफ याद आ गया, जो उसके ख्याल में मर चुका था। बादशाह को रूफ और बसंत की कहानी सुनने का शौक़ पैदा हो गया। बादशाह ने पूरे मुल्क में गांव-गांव, शहर-शहर मनादी करा दी, जो कोई भी रूफ और बसंत की कहानी बादशाह के दरबार में आकर सुनाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ रूफ और बसंत के सिवा किसी और को मालूम नहीं थी। अगले रोज़ रूफ ने अपनी मुंह बोली माँ दोबन को बादशाह बसंत के दरबार में भेजा। दोबन बादशाह के दरबार में हाजिर हुई और बोली, बादशाह सलामत, मेरी बेटी रूफ और बसंत की कहानी सुना सकती है। अगर आप ये कहानी सुनना चाहें तो मैं उसे यहाँ ला सकती हूँ। ये सुनकर बादशाह को बहुत खुशी हुई। उसने दोबन से कहा, अम्मा जी, हमारी तरफ से तुम्हारी बेटी को इजाज़त है, वो कल दरबार में हाज़िर होकर कहानी सुना दे। हम ये कहानी ज़रूर सुनेंगे। इसके बाद बादशाह ने फिर जगह जगह मनादी करा दी
जो कोई भी रऊफ़ और बसंत की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है वो कल सुबह शाही दरबार में हाज़िर हो जाए। बादशाह बसंत ने वो रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। अगले रोज़ बादशाह और चौकीदार, जो अब बादशाह का वज़ीर था, सब दरबार में हाज़िर हुए। सौदागर भी हर सूरत शहज़ादी को ये कहानी सुनाना चाहता था ताकि उसकी शादी उसके साथ हो जाए। इसलिए वो भी अपनी होने वाली बीवी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंच गया। सौदागर शहज़ादी को बुर्का पहना कर लाया था। दोबन की कोई बेटी ना थी। रऊफ़ ही ने औरतों वाला लिबास पहना और बुर्का ओढ़कर बादशाह के दरबार में हाज़िर हो गया। कहानी शुरू करने से पहले दोबन की बेटी यानी रऊफ़ ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है। बादशाह ने कहा, अपनी शर्त बयान करो। बादशाह की बेटी रऊफ़ ने कहा, बादशाह सलामत, मैं रऊफ़ और बसंत की कहानी थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगी, चाहे कहानी सुनने में जितने मर्जी दिन लग जाएं। और उसके अलावा मेरी दूसरी शर्त यह है कि कहानी सुनाते वक्त जो कोई भी कहानी में बोला तो उसकी सज़ा मौत दी जाए या 100 कोड़े लगाए जाएंगे। अगर आपको शर्त मंजूर है तो मैं रऊफ़ और बसंत की कहानी शुरू करती हूँ। बादशाह ने दोबन की बेटी रऊफ़ की तमाम शर्तें कबूल कर लीं और दोबन की बेटी ने कहानी कहना शुरू कर दी। जब वो कहानी के इस हिस्से पर पहुंची जहां रऊफ़ सांप के हाथों मर जाता है तो बोली, अब बाकी कहानी मैं अगले रोज़ सुनाऊंगी। सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन बादशाह बसंत ने उन बातों को जहन में लाना शुरू कर दिया तो उसे भी याद आ गया कि वाकई इसी तरह हुआ था। अगले रोज़ फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हो गए। दोबन की बेटी यानी रऊफ़ भी बादशाह के दरबार में आ गया और फिर कहानी सुनाने की इजाज़त चाही। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। कहानी फिर सुनानी शुरू हुई। जब वो कहानी सुनाते सुनाते इस जगह पर पहुंची जहां रऊफ़ को शहर में दाखिल होने के लिए चौकीदार शहर का दरवाज़ा नहीं खोल रहा था और रऊफ़ एक शेर का मुकाबला करके उसको मार देता है और चौकीदार उसको गिरफ्तार करके कैद में डाल देता है, तो चौकीदार जो अब वज़ीर था बोला, बादशाह सलामत, ये कहानी बिल्कुल झूठ है। शेर को तो मैंने मारा था और ये दोबन की बेटी यानी रऊफ़ कहती है कि रऊफ़ ने शेर को मारा है। फिर चौकीदार ने कहा, ना ही मैंने रऊफ़ को गिरफ्तार करके कैद में डाला था, ये कहानी सरासर झूठी है। अब चौकीदार कहानी सुनते हुए बोल पड़ा था, इसलिए बादशाह के हुक्म से चौकीदार यानी वज़ीर को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे 100 कोड़े लगाए जाएं, जिससे वो मान गया कि रऊफ़ ने ही शेर को मारा था और मैंने उसको गिरफ्तार करके
कैद में डाल दिया था। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। दोबन की बेटी यानी रऊफ ने कहा, अब बाकी की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। अगले रोज़ फिर बादशाह के दरबार में लोग जमा हो गए और दोबन की बेटी ने बादशाह की इजाज़त से कहानी सुनाना शुरू कर दी। कहानी जब इस हिस्से पर पहुंची जहां सौदागर रऊफ को समुंदर में फेंक देता है और रऊफ की बीवी को अपने साथ शादी के लिए मजबूर करता है, तो सौदागर ने कांपना शुरू कर दिया और जल्दी से बोल पड़ा, बादशाह सलामत, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने रूफ को समुद्र में नहीं फेंका। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सौदागर को गिरफ्तार कर लो और उसको 100 कोड़े लगाए जाएं। फिर सौदागर भी मान गया कि उसने भी रऊफ को समुद्र में फेंका था। और ये जो औरत मेरे साथ कहानी सुनने के लिए आई है, ये रऊफ की बीवी है। उस औरत ने भी जो सौदागर के साथ कहानी सुनने के लिए आई थी, अपना नकाब उठा दिया। मैं ही रऊफ की बीवी हूँ। बादशाह ने दोबन की बेटी यानी रऊफ से मुखातब होकर कहा, तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें ये सच्ची कहानी कैसे मालूम हुई? तुम अपना नकाब हटाओ। दोबन की बेटी रऊफ ने जब बुर्का उठाया तो सब लोग ये देखकर हैरान हुए कि ये तो एक खूबसूरत नौजवान था। उसने कहा, मैं रऊफ हूँ। बादशाह ने सौदागर से शहजादी लेकर रऊफ को दे दी और सौदागर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। और फिर बादशाह ने तमाम लोगों को बताया कि मैं बसंत हूँ। बादशाह बसंत और रऊफ दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले। वो एक अरसे के बाद मिले थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बादशाह बसंत ने अपने भाई रऊफ और उसकी बीवी को अपने महल में रहने के लिए जगह दे दी। रऊफ ने जोगी और जोगन को याद करना शुरू कर दिया कि अब हमें कोई हमारे माँ बाप से मिला दे। कुछ ही दिनों में जोगी और जोगन रऊफ और बसंत के पास महल में आ गए और उन्होंने रऊफ और बसंत को बताया कि तुम्हारे माँ बाप बादशाह फलां मुल्क में रहता है और वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और हर वक्त तुम दोनों को याद करके रोता है। जब रऊफ और बसंत को अपने बाप के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। बसंत रऊफ और रऊफ की बीवी जोगी और जोगन के साथ अपने बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। बादशाह अपने दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह उनका बाप मर गया और बादशाहत रऊफ को मिल गई। रऊफ अब मुल्क का बादशाह बन गया और बसंत वापस अपने मुल्क चला गया जहाँ का वो पहले से बादशाह था। इस तरह एक मुल्क का बादशाह रऊफ बन गया और दूसरे मुल्क का बादशाह बसंत बन गया। यूँ वो दोनों ही बादशाह बन गए। रऊफ मुसीबतों और मुश्किलात के बाद ही बादशाह बना, लेकिन बसंत बग़ैर मुसीबतें उठाए बादशाह बन गया था। उनकी सौतेली माँ भी मर चुकी थी। वो दोनों हंसी खुशी अपने अपने मुल्क में बादशाहत करने लगे।